वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है माउस हंट, जो साल 1997 में आई थी। कहानी की शुरुआत में बारिश के मौसम में एक चर्च के बाहर दिखाया जाता है कि दो भाई अर्नी और लार्स अपने फादर रोडोल्फ एस्मंस के जनाजे को कंधा दे रहे होते हैं। चर्च की सीढ़ियों से उतरते हुए अर्नी लार्स के सूट के कलर को लेकर उससे बहस करने लगता है। दोनों भाइयों की बहस के बीच कॉफिन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों पर से फिसलते हुए सामने खड़ी कार से टकरा जाती है। झटका लगने से कॉफिन का ढक्कन खुल जाता है और उनके फादर की बॉडी एक खुले हुए गटर पाइप में जा गिरती है। इस घटना के बाद दोनों भाइयों को अपने फादर की फैक्ट्री एस्मंस स्ट्रिंग के ऑफिस में दिखाया जाता है। ये जूट की डोरी बनाने वाली एक ओल्ड मॉडल फैक्ट्री थी, लेकिन काम इसमें कुछ ऑटोमेटिक मोड पर चलता था। किसी जमाने में उनके फादर ने इस फैक्ट्री से खूब पैसा कमाया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ जूट की डोरी का बिजनेस कम होता चला गया, क्योंकि मार्केट में अब उसकी जगह नायलॉन जैसे फाइबर से बनी मजबूत डोरी आ गई थी। ऑफिस के अंदर दोनों भाइयों को उनके फादर का वकील उनकी आखिरी वसीयत पढ़कर सुनाता है, जिसके मुताबिक वो चाहते थे कि दोनों भाई इस फैक्ट्री को मिलकर चलाएं। अब छोटा भाई लार्स तो इस बात पे राजी था, क्योंकि वो अपने फादर के बेहद करीब रहा था और हमेशा फैक्ट्री के काम में उनकी मदद करता था। लेकिन बड़े भाई अर्नी को इस ओल्ड मॉडल फैक्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो लार्स से इसे बेचने के लिए कहता है, क्योंकि इससे कोई खास कमाई भी नहीं होती थी। अब वकील उन्हें एक मकान के कागज दिखाता है, जिसके बारे में दोनों भाइयों को अब तक कोई जानकारी नहीं थी। ये मकान उनके फादर ने किसी से उधार की वसूली के रूप में खरीदा था। अर्नी जब इस मकान की फोटो देखता है तो उसकी इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि ये एक खंडर जैसा दिखने वाला बहुत पुराना मकान था जो शहर से काफी दूर था। अर्नी की नजर में इसकी कोई खास कीमत नहीं थी, इसलिए वो अपने फादर की पर्सनल चीजों में से एक सिगार का डिब्बा लेकर वहां से अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। आज उसके रेस्टोरेंट में शहर का मेयर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आता है, इसलिए अर्नी अपने हाथों से उसके लिए डिनर तैयार करता है। इतने में किचन में रखे उसके फादर के सिगार के डिब्बे से एक कॉकरोच बाहर निकलकर खाने की प्लेट में चला जाता है। अर्नी इसे देख नहीं पाता और वो मेयर की टेबल पर खाना लगवा देता है। अब जैसे ही मेयर खाना शुरू करता है तो कॉकरोच का आधा हिस्सा खाने के साथ उसके मुंह में चला जाता है। ये देखकर मेयर घबरा जाता है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। इस तरह इस हादसे में मेयर की मौत हो जाती है और बेचारे अर्नी के रेस्टोरेंट पर ताला लग जाता है। इधर उनकी फैक्ट्री में नायलॉन की रस्सी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी सेप्को के दो लोग आते हैं, जो लार्स के सामने उनकी फैक्ट्री को खरीदने का ऑफर रखते हैं। सामने पैसों से भरा सूटकेस देखकर लार्स की आंखें चमक जाती हैं, लेकिन तभी वो अपनी जेब से डोरी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है, जो उसके फादर ने मरने से पहले दिया था और कहा था कि वो दोनों भाई इस फैक्ट्री को कभी न बेचें। आखिर एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने फादर से किया हुआ वादा निभाने की कोशिश में वो सेप्को कंपनी का ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ अप्रैल को ये बात पता चलती है तो वो उसके ऊपर बर्तनों से हमला कर देती है। उसने लार्स से शादी इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त वो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था और उनका फैक्ट्री का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। लेकिन अब इस फैक्ट्री की कमाई से उसके खर्चे भी ठीक से पूरे नहीं हो पाते थे। अपनी पूरी जिंदगी वो एक मिडिल क्लास आदमी के साथ नहीं गुजार सकती थी, इसलिए आज वो लार्स से अलग होने का फैसला कर लेती है और उसे घर से निकाल देती है। इस तरह बेघर होकर दोनों भाई शहर की सड़कों पर मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। आखिरकार दोनों भाइयों को अपने फादर के उसी खंडर मकान में जाना पड़ता है जिसमें वो पहले कभी नहीं गए थे। मकान के अंदर उन्हें एक बेडरूम मिलता है जिसमें एक ही बेड होता है, इसलिए मजबूरी में वो दोनों उसी पर सो जाते हैं। लेकिन मकान में से आ रही एक आवाज की वजह से दोनों भाई ठीक से सो नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है, इसलिए वो टॉर्च लेकर मकान में उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये आवाज आ रही थी। लार्स अर्नी को नीचे से सहारा देकर ऊपर उठाता है तो अर्नी का सर लकड़ी के पुराने गले हुए तख्तों से ऊपर निकल जाता है। ऊपर उसे एक चूहा दिखाई देता है तो वो समझ जाता है कि यही चूहा था जो लगातार आवाजें कर रहा था। लेकिन यहाँ उसके हाथ कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं जो इस मकान के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि यह मकान सन 1876 में उस समय के महान आर्किटेक्ट चार्ल्स लायल लरू का बनाया हुआ था, जिसकी आज के समय में कीमत बहुत ज्यादा थी। अब मकान को देखने के लिए लोगों को आता देखकर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और एक हफ्ते में मकान की नीलामी रख देते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि नीलामी में उन्हें मकान के आधा मिलियन से $1 मिलियन तक भी मिल सकते हैं, जो एक अच्छी रकम थी। लेकिन जब एक अमीर बिजनेसमैन उन्हें $10 मिलियन का ऑफर देता है तो दोनों भाइयों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अर्नी को फिर भी लगता है कि नीलामी में उन्हें इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, इसलिए वो मकान को नीलामी में ही बेचने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद किचन में बैठकर दोनों भाई बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि पैसा मिलने के बाद वो क्या क्या करेंगे। बातों बातों में अर्नी के हाथ से एक छोटा सा फ्रूट गिर जाता है। तभी वो चूहा गिरे हुए फ्रूट को लेकर किचन की दीवार में बने अपने छेद में घुस जाता है। ये देखकर अर्नी उस चूहे को मारने का फैसला कर लेता है, क्योंकि एक छोटे से कॉकरोच ने उसका पूरा करियर तबाह कर दिया था। ये तो फिर भी एक चूहा था। अब वो उस छेद के सामने चूहा पकड़ने वाला एक ट्रैप लगाकर सो जाते हैं। रात को जब ट्रैप की आवाज से उनकी आंख खुलती है तो वो ये सोचकर सो जाते हैं कि उस चूहे का काम तमाम हो गया होगा।
लेकिन सुबह को उठने पर जब उन्हें ट्रैप खाली मिलता है और इसके बराबर में इसमें लगे फ्रूट की सिर्फ गुठली मिलती है तो लार्स कहता है कि ये चूहा तो बड़ा चालाक निकला। लेकिन अर्नी कहता है कि उस मामूली से चूहे को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ट्रैप किसी वजह से अपने आप खुल गया होगा और चूहे ने इस फ्रूट को खा लिया होगा। अब दोनों नाश्ता करने लगते हैं तो खाने के डिब्बे में से वो चूहा बर्तन में गिर जाता है। उसे देखते ही दोनों के हाथ जो भी चीज लगती है उसी से वो चूहे के ऊपर हमला बोल देते हैं। लेकिन हड़बड़ी में ये चीजें आपस में उन दोनों को ही लगती हैं और चूहा बचकर अपने छेद में घुस जाता है। गुस्से में दोनों भाई एक बार फिर से चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं और इस बार फ्रूट की जगह वो चीज का एक छोटा सा टुकड़ा ट्रैप के ऊपर लगाने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त वो चूहा उनके पीछे से चीज के पूरे रोल को लुढ़काकर दूसरे कमरे में भाग जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके बाद लार्स मकान की मरम्मत और साफ सफाई के काम में लग जाता है और अर्नी कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए शहर चला जाता है। शाम को अर्नी एक जकूजी बाथटब लेकर वापस आता है क्योंकि उसे लगता था कि इससे उन्हें मकान की और भी ज्यादा कीमत मिल सकती है। अब जब दोनों सीढ़ियों पर से बाथटब को लेकर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो एक शीशे के जार की वजह से उन्हें चूहे का मुंह बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिससे घबराकर दोनों भाई बाथटब के अंदर ही गिर जाते हैं और इसकी सवारी करते हुए घर के सामने की जमी हुई झील में जा गिरते हैं। इसके बाद चूहे को पकड़ने के लिए अर्नी फिर से दिमाग लगाता है और इस बार वो किचन के पूरे फर्श पर चूहा पकड़ने वाले बहुत सारे ट्रैप्स का जाल बिछा देता है। लेकिन दरवाजे से ट्रैप लगाना शुरू करके जब वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये दरवाजा दूसरी ओर से लॉक होता है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों को पूरी रात यहीं बैठकर गुजारनी पड़ती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो चूहा अपने छेद से निकलकर किचन में आता तो है, लेकिन बड़ी होशियारी से सभी ट्रैप से बचता हुआ किचन में बनी शेल्फ के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर रखी चेरीज में से एक चेरी नीचे गिरा देता है। ये चेरी नीचे गिरकर एक ट्रैप से टकरा जाती है, जिससे उस ट्रैप का ट्रिगर दब जाता है और चेन रिएक्शन होने से सारे ट्रैप्स खुलते चले जाते हैं। इनमें से कई सारे ट्रैप्स अर्नी और लार्स के शरीर पर भी लिपट जाते हैं। अब चूहे को खाना लेकर भागता देखकर अर्नी वैक्यूम क्लीनर लेकर उसके पीछे दौड़ता है। जब चूहा अपने छेद में घुस जाता है तो अर्नी भी वैक्यूम क्लीनर को उसी छेद में घुसा देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वैक्यूम क्लीनर का पाइप अंदर एक खुले हुए सीवेज पाइप में घुस चुका है। दोनों भाइयों को लगता है कि पाइप में चूहा फंस गया होगा, लेकिन थोड़ी देर में वैक्यूम क्लीनर का बैग गटर की गंदगी से पूरा भरकर फट जाता है। अब घर के बाहर दिखाते हैं कि बैंक का एक आदमी दरवाजे पर एक नोटिस चिपका रहा होता है। तभी दोनों भाई गटर की गंदगी में लिपटे हुए बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या है। वो आदमी बताता है कि उनके फादर मिस्टर रोडोल्फ इस्मंस ने बैंक से $50,000 का लोन इस मकान के एवज में लिया था और इसकी $1200 की आखिरी पेमेंट कई महीने से नहीं की गई है। वो कहता है कि अगर 2 दिन में $1200 का पेमेंट नहीं किया गया तो बैंक इस मकान को अपने कब्जे में ले लेगा। आखिर बैंक का लोन चुकाने के लिए दोनों भाई अपनी फैक्ट्री के वर्करों से मदद मांगने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वो उस चूहे को पकड़ने के लिए कैटजिला नाम की एक खतरनाक बिल्ली को खरीद कर लाते हैं और उसे घर में छोड़कर अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। यहाँ लार्स जब वर्करों से कहता है कि उसके पास उनकी इस महीने की सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं तो सारे वर्कर भड़क जाते हैं। इधर फैक्ट्री के ऑफिस में अर्नी को ज़ेप्को कंपनी का ऑफर लेटर मिलता है जो उनकी फैक्ट्री को $1 लाख में खरीदना चाहते थे, लेकिन लार्स ने उसे इस ऑफर के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब दोनों भाई नाराज वर्करों की भीड़ से बचने के लिए ऑफिस की खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। इधर घर के अंदर कैटजिला बिल्ली उस चूहे के पीछे बुरी तरह पड़ जाती है, लेकिन इस बार भी वो चूहा अपना दिमाग लगाकर बिल्ली को अपने रास्ते से हटा देता है। परेशान होकर अब दोनों भाई एक एक्सपर्ट को बुला लेते हैं जिसका नाम सीजर होता है। सीजर अपनी वैन में चूहा पकड़ने वाले तमाम साजो सामान के साथ साथ एक हल्के धमाके वाला बॉम्ब भी लेकर आया था। उसके आने से अर्नी और लार्स को यकीन हो जाता है कि आज वो चूहा बच नहीं पाएगा। सीजर को घर पर छोड़कर वो दोनों कार से अपनी फैक्ट्री की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर लार्स स्ट्राइक कर रहे नाराज वर्करों से बचकर फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, जबकि अर्नी फैक्ट्री से दूर भाग जाता है। फैक्ट्री के अंदर लार्स मशीनों को चालू करके कुछ डोरी बनाने की कोशिश करता है जिसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम किया जा सके, लेकिन इस दौरान उसकी जैकेट का एक धागा मशीन में लिपट जाता है और एक एक कर उसके सारे कपड़े धागों में बदल जाते हैं। तभी फैक्ट्री के अंदर उसकी नजर अपनी वाइफ अप्रैल के ऊपर पड़ती है जो आज उससे बड़े रोमांटिक अंदाज में मिलती है। दरअसल लार्स और अर्नी के वकील से उसे मकान की नीलामी की खबर लग गई थी। बार अर्नी लार्स को बिना बताए फैक्ट्री बेचने का प्लान बनाता है। वो ज़ेप्को कंपनी फोन करके उसके एक डायरेक्टर विनी के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है। इसके बाद जब वो उससे मिलने के लिए क्लॉक टावर के पास पहुंचता है तो उसे देखकर मुस्कुरा रही 2 लेडीज को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। इस बीच ज़ेप्को कंपनी का डायरेक्टर भी वहां आ जाता है, लेकिन जब तक अर्नी की नजर उसके ऊपर पड़ती है तभी उसे एक बस की टक्कर लग जाती है और वो दोनों लेडीज उसे अस्पताल ले जाती हैं। तभी लार्स यहाँ आकर उसे बताता है कि उसकी वाइफ अप्रैल ने उसे $1200 दे दिए हैं। इधर घर के अंदर सीजर को दिखाया जाता है जो पहिए वाले सीसीटीवी कैमरे की मदद से चूहे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये कैमरा एक स्टील के केबल से जुड़ा होता है।
अब वो चूहा चालाकी से कैमरे का एक वायर काट देता है और कैमरे को ले जाकर घर के बाहर खड़ी वैन के विंच से लपेटकर उसे चालू कर देता है, जिससे सीजर की कमर में बंधा हुआ वो स्टील का केबल उसे मकान के फर्श में से घसीटते हुए वैन के पास ले जाकर पटक देता है। यहाँ उसका इंतजार कर रहा चूहा उसके टूटे फूटे शरीर के ऊपर से होकर मकान के अंदर चला जाता है। इसके बाद जब अर्नी और लार्स घर वापस आते हैं तो घर के अंदर इतनी सारी पुलिस और सीजर की बुरी हालत देखकर वो हैरान रह जाते हैं और आज उन्हें एहसास होता है कि उनका पाला किसी मामूली चूहे से नहीं पड़ा है। अब वो किचन में जाकर देखते हैं कि वो चूहा एक पूरा सैंडविच लेकर भाग रहा होता है। एक बार फिर से अर्नी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसका पीछा करते हुए घर में लगी अंधेरी चिमनी में फंस जाता है। अंधेरा होने की वजह से लार्स को अर्नी की सिर्फ आवाज आती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। इसी बीच चूहा गैस का पाइप खोल देता है और एक माचिस को धकेलकर लार्स के पीछे रखकर भाग जाता है। लार्स की नजर जैसे ही उस माचिस पर पड़ती है तो वो अर्नी को देखने के लिए एक तीली जला लेता है। इतना करना था कि गैस आग पकड़ लेती है और अर्नी रॉकेट की तरह चिमनी से उड़कर घर के सामने की उसी जमी हुई झील में जा गिरता है जहां पहले वो बाथटब के साथ गिरे थे। अंदर गैस लार्स को धकेलकर एक अलमारी से चिपका देती है और फिर इसी अलमारी के नीचे उसके हाथ भी दब जाते हैं। बाहर से अर्नी गुस्से की आग में सुलगता हुआ घर के अंदर आता है और बदला लेने के लिए आज वो बंदूक उठा लेता है। लार्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहे के ऊपर तनातन गोलियां चलाने लगता है। अब जब उसकी चलाई इतनी सारी गोलियों में से एक भी गोली उस चूहे का बाल बांका नहीं कर पाती तो फिर फर्श में बने जिस छेद से चूहा घुसता है वो उसी में बंदूक की नाल सटाकर गोली चला देता है। लेकिन फर्श के नीचे सीजर का बॉम्ब पड़ा था जो गोली लगने की वजह से फट जाता है और वहां के पूरे फर्श के साथ दोनों भाई भी नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान उनके फोन पर जेप्को कंपनी के डायरेक्टर विनी का वॉइस मैसेज आता है, जिससे लार्स को पता चल जाता है कि अर्नी उसे बिना बताए फैक्ट्री को बेचने वाला था। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस होने लगती है और बात मारामारी तक पहुंच जाती है। इस मारामारी में लार्स अर्नी के ऊपर एक संतरा फेंक कर मारता है जो अर्नी की बजाय उसके पीछे छिपे हुए चूहे को जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर दोनों भाई ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन इसे मारते हुए जब लार्स को उसकी हालत पर तरस आ जाता है तो अर्नी कहता है कि इस पर तरस आ रहा है, अरे ये पूंछ वाला हिटलर है, ये एक खतरनाक भविष्यवाणी है जिसे नास्ट्राडामस भी नहीं देख पाया। ये कहकर वो खुद ही उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वो भी इस हालत में उसे नहीं मार पाता और कहता है कि वो निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। अब वो उसे एक बॉक्स में पैक करके विदेश की एक कंपनी के एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं और इस तरह वो चूहा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। अब अप्रैल से पैसे लेकर दोनों भाई घर की मरम्मत में लग जाते हैं, लेकिन उधर जब वो बॉक्स विदेश की उस कंपनी में पहुंचता है तो वजन कम होने की वजह से उसे वैसे का वैसे ही वापस भेज दिया जाता है। अब घर के अंदर दिखाया जाता है कि नीलामी के लिए काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। नीलामी में लार्स की वाइफ अप्रैल और अर्नी की वो दोनों फ्रेंड्स भी आती हैं जिन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया था। अब लार्स जब घर के अंदर का कुछ कचरा बाहर फेंकने जाता है तो वहाँ उसे वही चूहे वाला बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है जिसे वजन कम होने की वजह से उनके एड्रेस पर वापस भेज दिया गया था, लेकिन अब तक चूहा इसे काटकर बाहर निकल चुका था। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और नीलामी में खड़े अर्नी को इशारों से ये बात समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अर्नी उसका इशारा नहीं समझ पाता। स्टेज पर जाकर वो अपने फादर की याद में उनका दिया हुआ डोरी का टुकड़ा जेब से निकालकर अपने सामने रख लेता है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो उसकी नजर उस चूहे के ऊपर पड़ती है जो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने उस डोरी के टुकड़े को खाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखते ही अर्नी हथौड़े से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन अब वो चूहा नीलामी में बैठे लोगों के बीच घुस जाता है। अब बोली लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन अर्नी और लार्स चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और इस तरह यहाँ एक फनी हंगामा सा शुरू हो जाता है। इस हंगामे में अर्नी की फ्रेंड के बालों में से धुआं उड़ने लगता है और आग बुझाने के लिए लार्स गार्डन में पानी लगाने वाला पाइप लेकर दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही उस लेडी के बालों की आग बुझा दी जाती है। तभी वो चूहा दौड़कर पीछे के कमरे में बने एक छेद में घुस जाता है। अर्नी लार्स के हाथ से वो पाइप छीनकर छेद में घुसा देता है और पानी चालू करके दोनों भाई नीलामी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। अब चूहा तो किसी तरह पानी से अपनी जान बचा लेता है, लेकिन ये सारा पानी नीलामी वाले रूम की दीवार के पीछे भरने लगता है। इधर नीलामी में मकान की बोली जो $0.5 मिलियन से शुरू हुई थी वो अब $25 मिलियन तक पहुंच जाती है। दोनों भाई खुशी में एक दूसरे की ओर देखते हैं कि तभी पानी दीवार तोड़कर तेजी के साथ अंदर आता है और सभी लोगों को बहाकर मकान के बाहर ले जाकर फेंक देता है। अब अर्नी नीलामी में आए लोगों को जाने से रोकने के लिए बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तो एक टेस्ट था, ये साबित करने के लिए कि मकान कितना टिकाऊ और मजबूत है। लेकिन इतना कहते ही उसके पीछे पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ता है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों भाई तहस नहस हो चुके अपने मकान को देखने लगते हैं। तभी वो छोटा सा डोरी का टुकड़ा उनके पास आकर गिरता है। डोरी को देखकर दोनों भाइयों को लगता है कि मकान के साथ आज वो चूहा भी ढेर हो गया होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान होने के बाद चूहे के मरने के ख्याल से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। अब सारी उम्मीदें चकनाचूर होने के बाद दोनों भाइयों को आखिरकार अपने फादर की फैक्ट्री में ही पनाह मिलती है,
लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी गाड़ी के नीचे छिपकर वो चूहा भी उनके साथ ही आ गया था। अब दोनों थककर ऑफिस की डेस्क के ऊपर सर रखकर सो जाते हैं। तभी मशीनों के चालू होने की आवाज़ से उन दोनों की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि किसी ने उनके पास रखा चीज़ का टुकड़ा मशीन की कन्वेयर बेल्ट पर ले जाकर रख दिया था। इससे मशीन चीज़ को डोरी में बदलकर उसे एक गुल्ले के रूप में लपेट देती है। दोनों भाई ऊपर देखते हैं तो वो चूहा उन्हें ही देख रहा होता है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस चूहे ने ही किया है, लेकिन आज उसे देखकर दोनों भाइयों को ऐसा लगता है जैसे उनके फादर उन्हें फैक्ट्री चलाने का एक नया आइडिया दे रहे हों। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनकी डोरी बनाने वाली फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है, लेकिन अब इसमें वो कोई साधारण डोरी नहीं बनाते, बल्कि अलग अलग वैरायटी और फ्लेवर की चीज़ को रंग बिरंगी डोरियों में बदलकर एक बिल्कुल नई तरह का प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। लार्स कंपनी में डायरेक्टर का काम संभालता है, जबकि अर्नी अपने नए पार्टनर चूहे के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का काम देखता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।